मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग प्रीपोजिशन का तीसरा भाग थर्ड पार्ट देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रीपोजिशन का थर्ड पार्ट। फॉर का अर्थ होता है से। फॉर को से के अर्थ में देखेंगे तो सबसे पहले से के अर्थ में फॉर को देखते हैं। इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगाया जाता है। तो हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं, इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, समय अवधि को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण से समझिए कि राम 2 घंटों से एक किताब पढ़ता रहा है। कितने घंटों से? 2 घंटों से। तो यहाँ 2 घंटा क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया, समय अवधि हो गया। यहाँ निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे कब से, ये कोई टाइम नहीं है, तो इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। वही चीज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये मिलता है। देखते हैं एग्जाम्पल। राम has been reading. Ram has been reading a book for 2 hours. राम 2 घंटों से एक किताब पढ़ता रहा है। सीता 2 घंटों से एक गीत गाती रही है। यानी काम लगातार जारी है और समय अवधि का कोई निश्चित नहीं है कि 2 घंटा कब हुआ है, किस समय से हुआ है, तो 2 घंटों से जारी है। चलिए लिखते हैं, सीता हैज बीन singing a song for 2 hours. सीता 2 घंटों से एक गीत गाती रही है। इसी तरह से मदन 2 घंटों से या 4 दिनों से एक उपन्यास पढ़ता रहा है। तो मदन हैज बीन रीडिंग ए नोवेल फॉर 4 डेज या 2 डेज। इसमें कोई टाइम अवधि निश्चित नहीं है। इसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और आगे देखिए फॉर का प्रयोग के लिए के अर्थ में। अब देखिए फॉर के लिए के अर्थ में, के लिए तो इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? तब होता है, पहले तो से के अर्थ में हुआ, अब के लिए के अर्थ में होगा। जैसे मैं मदद के लिए गया, आई वेंट फॉर हेल्प, तो के लिए के अर्थ में हुआ। देखिए
इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं मदद के लिए गया, आई वेंट फॉर हेल्प। मैं मदद के लिए गया, तो देखिए यहाँ के लिए के अर्थ में हो गया। और उदाहरण देखिए, मैं तुम्हारे लिए आया, आई केम फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए आया, तो यहाँ फिर के लिए के अर्थ में हो गया फॉर, और वहां दिखाए थे पीरियड ऑफ टाइम से के अर्थ में, और यहाँ हम के लिए के अर्थ में। अब कुछ शब्द लिखेंगे जिसके साथ फॉर का प्रयोग होता है, तो चलिए लिखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं, फॉर से के अर्थ में देखें, के लिए के अर्थ में देखें। अब कुछ शब्द है उसके साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होगा, जैसे वेट फॉर ए पर्सन, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करेंगे तो उसमें फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी प्रतीक्षा करना। प्रिपेयर फॉर मतलब किसी चीज़ का तैयारी अगर करते हैं, एग्जाम का तैयारी करते हैं, परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई चीज़ की तैयारी करते हैं, तो इसमें हमारा प्रिपेयर फॉर का प्रयोग होगा। क्वालिफाई फॉर, अर्हता प्राप्त, कोई चीज़ में क्वालिफाई करते हैं, योग्य होते हैं, तो उसमें फॉर का प्रयोग। फिट फॉर के योग्य, किसी चीज़ के लिए योग्य होना यानी फिट फॉर। अप्लाई फॉर ए पोस्ट, कोई भी पद के लिए आवेदन किया जाता है तो इसके लिए अप्लाई फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी फॉर का प्रयोग यहाँ करेंगे। क्राई फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारना, किसी को कोई मदद की जरूरत है और वो पुकारता है तो क्राई फॉर हेल्प, यहाँ के लिए के अर्थ में हो गया फॉर, तो इसके साथ हमेशा फॉर का प्रयोग। अनेक्सियस फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए चिंतित, तो इसके लिए यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। अब देखिए, रेडी फॉर डूइंग समथिंग, रेडी फॉर मतलब तैयार रहना, कोई चीज़ के लिए तैयार रहना, किसी भी परिस्थिति या कोई भी वस्तु के लिए तैयार रहते हैं तो रेडी फॉर। तो ये सब के लिए के अर्थ में है और इन शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग होता है। तो ये याद कर लीजिए, और इसका जैसे ही सेंटेंस में आए फॉर का प्रयोग, इन शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग कर देना है। चलिए आगे देखते हैं फ्रॉम का प्रयोग। चलिए, फ्रॉम का अर्थ होता है से। वहां फॉर का भी अर्थ था से के अर्थ में, और ये फ्रॉम का भी अर्थ से के, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाएगा। फॉर के अर्थ में से के लिए पीरियड ऑफ टाइम था, लेकिन यहाँ से के अर्थ में वो नहीं होगा। से के अर्थ में होगा कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो या अंतर हो रहे तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो या अंतर करे। लिखते हैं, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो या
अंतर अंतर करे तो उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो या अंतर करे तो उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो गया? पेड़ से पत्ता गिरना यानी एक दूसरे से जुदाई हो गया, अंतर हो गया, अलग हो गया, तो उसके साथ फॉर नहीं फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री, एग्जाम्पल होगा द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्री। यहाँ एक दूसरे से अलग होने की बात है, अंतर करने की बात है, तो यहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, माई पेन डिफर्स फ्रॉम योर्स। माई पेन डिफर्स फ्रॉम योर। यहां भी अंतर कर रहा है तो इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए etc कर देते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे, यानी प्रीपोजिशन के रूप में फ्रॉम ही लगाएंगे। आइए वैसे शब्दों को देखते हैं जिसके साथ हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रॉम का से के अर्थ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग या एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो या अंतर हो, तो से के अर्थ में हो तो देखिए कुछ शब्द हैं उसके साथ हमेशा फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे, ना कि फॉर का। तो यहाँ देखिए, डिफर फ्रॉम अंतर करना, अलग से अलग। सफर फ्रॉम से ग्रस्त, कोई जिससे ग्रस्त हो, बीमारी से ग्रस्त हो, तो उसके साथ फ्रॉम का प्रयोग करें। प्रिवेंट फ्रॉम मना करना, रोकना, कोई चीज को मना करना के अर्थ में हो या रोकने का अर्थ हो तो प्रिवेंट अगर लगता है तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे उसके साथ। यहाँ देखिए, रेस्ट्रेन फ्रॉम, ये भी रोकने का अर्थ में है, इसके साथ भी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। सब याद कर लेना है। सेफ फ्रॉम बचाना, तो सेफ फ्रॉम, सेफ के साथ यहाँ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, न कि फॉर का। प्रोटेक्ट फ्रॉम, प्रोटेक्ट रक्षा करना, तो प्रोटेक्ट के साथ फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजर और हार्म, किसी खतरा या फिर किसी अनहोनी से रक्षा करने के अर्थ में हो तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कम फ्रॉम, कम फ्रॉम ए पैलेस, किसी स्थान से कहीं से आने का अर्थ हो तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, एवस्टाइन फ्रॉम से बचना, तो एवस्टाइन के साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो ये सब शब्द हैं जिसके साथ हमेशा फ्रॉम का भी प्रयोग होगा, फ्रॉम लगेगा। जब जुदाई के अर्थ में हो, अलग करने का अर्थ हो, एक दूसरे से अंतर रखने का अर्थ हो, तो ऐसे स्थिति में इन शब्दों के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं, एगो और बिफोर। ये दोनों का अर्थ होता है पहले। एगो और बिफोर, ये दोनों को एक साथ देखेंगे और दोनों का अर्थ पहले के अर्थ में होता है, पहले। एगो या बिफोर,
एगो और बिफोर, ये दोनों का अर्थ क्या होता है? पहले। दोनों का एक ही अर्थ है, पहले, लेकिन दोनों के जो प्रयोग होगा वो अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से होगा। एगो का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा एगो का प्रयोग करेंगे, न कि बिफोर का। जब पहले के अर्थ में आया है तो, और बिफोर का अर्थ पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं। तो एगो का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले के अर्थ में, और बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, वो भी पहले के अर्थ में, यानी दोनों का पहले अर्थ होता है, पहले। चलिए लिखते हैं, एगो का प्रयोग बीते समय को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एगो का प्रयोग बीते समय को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है जबकि बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। एगो का प्रयोग बीते समय को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा, और बिफोर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाएगा, और दोनों का अर्थ होगा पहले। चलिए सेंटेंस से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लेफ्ट दिस टाउन two months ago। चलिए देखिए, he left this town 2 months ago, 2 महीना पहले वह इस शहर को छोड़ दिया। तो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शा रहा है। आगे उदाहरण से देखिए, जैसे प्राचीन काल में हम लोग कहते थे कि प्राचीन काल में एक राजा रहता था। कहानियों में सुने हैं कि प्राचीन काल में एक राजा रहता। तो कहानी कहाँ से शुरू करते हैं? लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। तो यहाँ भी प्राचीन काल में एक राजा रहता था। तो इसमें हम क्या किए हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो का प्रयोग किए हैं। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग। चलिए आगे देखते हैं। अब बिफोर का प्रयोग देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये क्या है? दो सेंटेंस है इसमें। एक पास्ट परफेक्ट टेंस है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो चलिए देखते हैं।
डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो एक इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और एक पास्ट इंडेफिनिट, दो सेंटेंस को मिलाएगा बिफोर। द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। एग्जाम्पल देखिए बिफोर के लिए, द पेशेंट had died, the patient had died before the doctor came। अब देखिए यहाँ पर the patient had died before the doctor came। यहाँ हमारा देखिए एक सेंटेंस यहाँ तक हो गया जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसको जोड़ रहा है बिफोर से, और यहाँ डॉक्टर के पे पास्ट इंडेफिनिट, दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया है। दो सेंटेंस को कौन जोड़ा है? ये हमारा देखिए बिफोर है। डॉक्टर के आने से पहले, देखिए पहले के अर्थ में रोगी मर चुका था। अगला देखिए, द ट्रेन हैड started before I reached the station। The train had started before I reached the station। The train had started before I reached the station। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो देखिए यहाँ पर गाड़ी खुल चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, और इसको बिफोर से जोड़ देते हैं, और यहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये दोनों को जोड़ने वाला हमारा क्या है? ये बिफोर है। तो बिफोर का प्रयोग यहाँ करेंगे, ना कि एगो का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देख लिए कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसमें बिफोर लगाए, और यहाँ पर द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो इसमें बिफोर का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए बिफोर का प्रयोग सामने के अर्थ में। बिफोर का अर्थ होता है सामने। अब यहां देखिए बिफोर का वहां पहले के अर्थ में था, अब एक और अर्थ होता है सामने के अर्थ में। जब किसी वाक्य में, कोई वाक्य है उसमें किसी की उपस्थिति को दिखाया जाए तो बिफोर का प्रयोग होगा। जब किसी वाक्य में किसी की उपस्थिति को दर्शाया जाए या दिखाया जाए तो उसके साथ बिफोर का प्रयोग होगा। देखते हैं, जब किसी वाक्य में किसी की उपस्थिति को दिखाया जाए तो उसमें बिफोर का प्रयोग होता है। जब किसी वाक्य में किसी की उपस्थिति को दिखाया जाए या दर्शाया जाए तो उसके साथ बिफोर का प्रयोग होगा। जब सामने के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस के रूप में देखिए, द क्रिमिनल वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। द क्रिमिनल वाज, एग्जाम्पल देखिए, द क्रिमिनल वाज
प्रेजेंटेड बिफोर द जज। द क्रिमिनल वाज प्रेजेंटेड बिफोर द जज। क्रिमिनल अपराधी कहाँ उपस्थित हुआ? जज के सामने। तो यहाँ सामने के अर्थ में हो गया ना, यहाँ सामने के अर्थ में हो गया। क्रिमिनल अपराधी कहाँ उपस्थित हुआ? जज के सामने। तो सामने के अर्थ में हो गया। सामने के अर्थ में दिखाने के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ही अपीयर्ड बिफोर द किंग, वह राजा के सामने उपस्थित हुआ। तो उसके साथ भी देखिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। ही अपीयर्ड बिफोर द किंग, वह राजा के सामने उपस्थित हुआ, हाजिर हुआ। तो बिफोर का प्रयोग करेंगे। चलिए इस तरह से बिफोर का प्रयोग पहले के अर्थ में और सामने के अर्थ में बता दिए। चलिए आगे देखते हैं अप और डाउन का प्रयोग। अप और डाउन। अप का अर्थ होता है ऊपर और डाउन का अर्थ होता है नीच। तो ये दोनों को हम कैसे प्रयोग में लाएंगे? ये दोनों प्रीपोजिशन है, दोनों को एक ही साथ देख लीजिए कि जब क्रिया में असेंडिंग हो, चढ़ाव हो, तो अप का प्रयोग करेंगे, और जब डिसेंडिंग हो, उतार हो, तो डाउन का प्रयोग करेंगे। जब क्रिया में क्या हो? असेंडिंग हो, चढ़ाव हो, तो अप का प्रयोग करेंगे, और जब क्रिया में डिसेंडिंग हो तो उसमें डाउन का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जब क्रिया में असेंडिंग हिंदी में चढ़ाव लिखते हैं। जब क्रिया में असेंडिंग हो तो अप, और डिसेंडिंग उतार। डिसेंडिंग हो तो डाउन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ क्रिया में क्या होगा? असेंडिंग होगा, चढ़ाव होगा, तो अप का प्रयोग करेंगे। और जब डिसेंडिंग होगा, यहाँ देखिए डिसेंडिंग होगा यानी उतार होगा, तो डाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए दोनों का। पहले अप का देखिए, ही वेंट अप द स्टेयर्स। एग्जाम्पल देखिए, he went up the stairs। सीढ़ी चढ़ने का अर्थ में है, वह सीढ़ियों से चढ़ा, तो he went up the stairs। ये चढ़ाव हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है, तो अप का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए, he picked up a stone। he picked up a stone। और क्या चीज उठाया? एक पत्थर। तो यहाँ चढ़ाव हो गया, क्रिया में चढ़ाव हो गया, तो अप का प्रयोग करेंगे। आई गेट अप 6 AM। मैं कै बजे उठता हूँ?
6 AM, 6 बजे सुबह। तो आई गेट अप 6 AM। तो यहाँ भी चढ़ाव है, तो इसके साथ अप का प्रयोग करेंगे। अब कुछ शब्द ऐसे देखेंगे जिसके साथ हमेशा अप का प्रयोग होता है, अक्सर अप का ही प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में। चलिए वैसे शब्द को देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ अप के साथ जो कुछ शब्द है उसके साथ अप का ही प्रयोग करेंगे। जैसे स्टैंड अप, खड़ा होने के अर्थ में अप का प्रयोग होगा। गिव अप, गिव के साथ अप लगेगा, त्याग देना। पिक अप, उठा लेना, तो ये पिकअप हो गया। मेकअप, स्वीकार करना। टेकअप, अधिग्रहण करना। ये सब कुछ शब्द हैं जिसके साथ अप का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में ये सब शब्द आएंगे तो उसके साथ अप का प्रयोग करेंगे, वो भी सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम लोग अप का प्रयोग करेंगे इन शब्दों के साथ। तो चलिए डाउन का प्रयोग उदाहरण के साथ देखते हैं। अब देखिए डाउन का प्रयोग, डाउन मतलब डिसेंडिंग हो गया, नीचे हो गया। उदाहरण के साथ देखिए एग्जाम्पल में, द पैसेंजर गॉट डाउन द ट्रेन। एग्जाम्पल देखिए डाउन के लिए, द पैसेंजर गॉट डाउन द ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से उतरा, तो उतरने के अर्थ में है तो डाउन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नीचे की ओर है, डिसेंडिंग है, तो डाउन का प्रयोग करेंगे। राम केम डाउन द हिल। राम केम डाउन द हिल। राम हिल से यानी पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरा तो केम डाउन, तो नीचे के डिसेंडिंग हो गया, तो उसके साथ डाउन का। अब कुछ शब्द हम देखते हैं इसके साथ जो डाउन का ही प्रयोग होगा। जैसे सिट डाउन, फेल डाउन, पुट डाउन। सिट डाउन, फेल डाउन, पुट डाउन। ये सब कुछ शब्द हैं, ये सब कुछ शब्द हैं, उसके साथ डाउन का प्रयोग करेंगे। सिट डाउन बैठने के अर्थ में होता है। फेल डाउन नीचे गिरने का अर्थ में किया जाता है। पुट डाउन उतारने के अर्थ में, नीचे उतारने के अर्थ में होता है। तो ये सब के साथ डाउन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में देखेंगे अर्थ के अनुसार डाउन का प्रयोग ही करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। प्रीपोजिशन का शेष भाग चौथे पार्ट में होगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।